हर्निया क्या होता है, हर्निया कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए, ये आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं हर्निया क्या है। तो देखिए हर्निया का मतलब समझा जाए तो आप लोग देखते होइएगा कि किसी किसी व्यक्ति को हाथ में, समझ गए, किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा नाभि के आसपास एक बड़ा सा सूजन हो जाता है, उभार आ जाता है, ठीक है। किसी को देखिएगा कि छाती साइड में उभार आ जाएगा, किसी को पेट के निचले हिस्से में देखिएगा सूजन टाइप से गोला निकल जाता है। तो बेसिकली वही वो हर्निया ही होता है, ठीक है। जब कोई अंग व उसका कोई भी भाग अपनी गुहा यानी अपनी कैविटी जिसमें वह स्थित हो वहाँ से वह भित्ति को पार करते हुए बाहर आ जाता है और अन्य जगहों में जाकर प्रवेश कर जाता है, तो वही हर्निया कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा पेट हो गया, छाती हो गया, ठीक है। तो सभी अब जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो उदर गुहा में अंग है, वह अंग अगर हमारे छाती के एरिया में प्रवेश करेगा तो छाती में जो शेप है, कब तक शेप नॉर्मल रहेगा, कब तक साइज नॉर्मल रहेगा, जब तक छाती का अंग छाती में है तो शेप रहेगा। अगर मान के पेट का अंग कोई भी एक अंग अगर छाती के एरिया में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है कि छाती में तो पहले से अंग सब हैं ही, लेकिन वही में दूसरा अंग जाएगा तो भाई ये अपना भी जगह लेगा, ठीक है, अपना भी शेप लेगा और वहाँ पे शेप ज़्यादा है नहीं, तो ये दूसरे गुहा में जाएगा तो वहाँ पे उभार उत्पन्न करेगा, ठीक है, वहाँ बाहर से दिखलाई देने लगेगा और यह क्या हो जाएगा, व्यक्ति में समस्या करने लगेगा। तो यही जो है हमारा हर्निया हो जाता है, जो दिखाई देता है गोला सा रहेगा, लंबा, कोई कोई लंबा भी दिखता है, ठीक है, और सूजन टाइप से आपको दिखेगा जहाँ भी रहेगा। तो बेसिकली हर्निया होता है कि जब भी हमारे शरीर के कोई अंग या फिर अंग के कोई भाग अपने गुहा यानी अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे गुहा या दूसरे जगह में जा प्रवेश करने लगता है, प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ पे एक उभार सा आ जाता है, बाहर सा निकल जाता है वो, और इसी को हम लोग हर्निया कहते हैं, ठीक है। चलिए हर्निया का प्रकार होता है अलग अलग, उसमें अलग अलग प्रकार है। चारों में से कोई भी एक हर्निया के बारे में डिटेल से पूछ सकता है, तो चारों का हम जो है अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। कोई भी एक पूछेगा तो हर्निया तो बताइएगा ही कि क्या होता है, अगर प्रकार पूछे तो चारों बता दीजिएगा, अगर प्रकार ना पूछे इनमें से कोई एक पर चर्चा करने के लिए पूछ ले तो कारण लक्षण सब सेम रहेगा, बस डिफिनीशन बदल जाएगा, जिसके बारे में पूछेगा उसको बताना है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हाइटस हर्निया है, तो हाइटस हर्निया का मतलब होता है, इसे हाइटल हर्निया भी कहते हैं। इसमें जो उदर का अंग होता है वह डायफ्राम को भेद कर थोरेटिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में उभार जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि ऊपर में छाती है, नीचे में हमारा पेट का एरिया, ठीक है, ये पेट के एरिया है समझ लीजिए, और यहाँ पे एक डायफ्राम मसल्स है जो हमारे फेफड़ा को दोनों साइड से श्वसन में भूमिका निभाता है, और ये हार्ट है, ठीक है। तो मानिए इसमें हमारा आंत है, लीवर है, किडनी है, समझ गए, स्प्लीन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब चीज़ है ये उदर गुहा में। अब मानिए इसमें का कोई भी अंग, यह डायफ्राम है, मांसपेशी का बना हुआ है, अब मानिए इसमें का छोटी आंत का ही भाग या बड़ी आंत का ही भाग या कोई भी अंग जो है किसी कारण से यह एब्डोमिनल कैविटी में जो पर है स्थित, इसको जो है किसी कारण से धीरे धीरे ऊपर निकलकर और यह डायफ्राम को पार करते हुए ऊपर के कैविटी जो थोरेटिक कैविटी है, वक्ष गुहा है, इस एरिया में आके प्रवेश कर जाए निचला भाग, तो क्या होगा, पहले से तो यहाँ पे ऑर्गेन है ही, कोई एक्स्ट्रा जगह है नहीं, और यहाँ पे नीचे वाला अंग जाके ज़बरदस्ती प्रवेश करे तो भाई यहाँ पे तो प्रवेश करेगा तो उभार तो आएगा ही आएगा, बाहर की तरफ दिखाई देगा ही निकला हुआ। अब मानिए मानिए कि एक 1 kg का प्लास्टिक है, वह पूरा जो है आपके किसी चीज़ से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ज़बरदस्ती हम एक गेंद को रखेंगे तो क्या होगा, वह गेंद गोला है तो वह अपना शेप जो है गोला दिखाएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी यह थैला टाइट है 1 kg के सामान से, तो हम इसमें गेंद रखेंगे तो गेंद अपना जगह फैलाएगा ना, वह उभार दिखाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से निचले वाला उदर गुहा के अंग डायफ्राम है जो अलग करता है थोरेटिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, तो यह एब्डोमिनल कैविटी के अंग थोरेटिक डायफ्राम को पार करते हुए थोरेटिक कैविटी में जाकर प्रवेश कर जाता है और उभार उभार आ जाता है, तो उसे ही हम लोग हाइटस हर्निया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है एक स्लाइडिंग हर्निया और एक रोलिंग हर्निया, एक रोलिंग हर्निया, एक स्लाइडिंग हर्निया, या हाइटल हर्निया के 2 प्रकार हैं, ओके। रही बात अम्बिलिकल हर्निया की, तो जो नाभि के आसपास होने वाला हर्निया होता है वह अम्बिलिकल हर्निया के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखिएगा कि नाभि के आसपास या नाभि के ऊपर ही एक बड़ा सा जो है सूजन टाइप के लगेगा कि निकल गया है, तो यह अम्बिलिकल हर्निया होता है। इसमें नाभि क्षेत्र पर आंत का कोई भी हिस्सा उभार आ जाता है, ठीक है, उभार कर बाहर आ जाता है, समझ गए।
तो किसी कारण से अगर अम्बिलिकल हर्निया हो गया है तो उसका कहने का मतलब है कि आपके नाभि के क्षेत्र पर अम्बिलिकल रीजन पर इंटेस्टाइन आंत का कोई भी भाग जो है आ जाता है तो वही जो है अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है। ठीक है। तीसरा है सर्जिकल हर्निया। सर्जिकल हर्निया कहने का मतलब है कि यह आपके पेट के किसी भी हिस्से में पहले से कोई सर्जरी है, तो सर्जरी होता है तो उसको देखते होइएगा कि सी कर डॉक्टर उसको स्टिच कर दिया रहता है। जो यह सर्जरी पहले तक जो है आपको बाद में भी इसका चिन्हासी दिखाई देता है। अब मान गए जहाँ पे सर्जरी हुआ है, इस सर्जरी वाले जगह पर उदर के क्षेत्र में मतलब पेट के हिस्से में कहीं भी सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी वाले भाग में अगर कोई अंग जो है आ जाता है, वहाँ पे प्रवेश कर जाता है और वह सर्जरी वाला भाग जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा तो समझिए वह सर्जिकल हर्निया है। ठीक है। जैसे सिजेरियन साइट पर हर्निया होना, कहीं भी जगह पर पेट में अगर आपके पहले से कोई सर्जरी हो रखा है और उस सर्जरी वाले हिस्से में कोई अंग आ जाए उदर गुहा से तो वह उभार आएगा, उभार दिखाई देगा उसमें, तो वह सर्जिकल हर्निया होता है। ठीक है। चलिए, चौथा है इंगुइनल हर्निया। इंगुइनल हर्निया का मतलब होता है कि इसमें उदरीय अंग मुख्यतः आंत का भाग इंगुइनल रिंग को पार कर नीचे वृषण कोश में आ जाता है। यह दो प्रकार का होता है, असेंडिंग इंगुइनल और डिसेंडिंग इंगुइनल। ठीक है। तो देखिए इंगुइनल हर्निया का मतलब होता है कि आप लोग देखते होइएगा कि जैसे मान गए यह मेल का, ठीक है, ब्रिस्न है, ठीक है, ये ब्रिस्न है, ये पेनिस है। ठीक है। अब देखते होइएगा कि जांघ जो होता है तो वह जांघ के हिस्से में देखते होइएगा कि पहले लोग क्या कहता था कि कौड़िया छुआ गया है और देखते होइएगा एक लंबा गोला सा बना हुआ सूजन आ जाता है। तो बेसिकली वह यही इंगुइनल हर्निया रहता है, लेकिन वह हर्निया चूँकि बच्चे में होता है तो ऑटोमेटिक जो है अपने जगह पर चला जाता है। चूँकि बच्चा में ज़्यादा कूद फान बच्चा करता है तो उसका जो आंत का हिस्सा होता है वह इंगुइनल रिंग को पार करते हुए जांघ के आसपास आ जाता है या वृषण कोश में आ जाता है। ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, असेंडिंग इंगुइनल हर्निया और डिसेंडिंग इंगुइनल हर्निया। ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया। बेसिकली इंगुइनल हर्निया आपके दोनों जो जांघ होता है उसके बीच में और जन्नांग के बीच में, जांघों के बीच में निकलने वाला हर्निया होता है। अब चूंकि हर्निया है तो भाई हर्निया आएगा तो सूजन दिखाई देगा ही, वहाँ पे लगेगा कि हाँ इस यहाँ पे सूजन आ गया है, लेकिन बेसिकली वह सूजन न होता है, वह कोई और अन्य अंग वहाँ पे आकर प्रवेश कर गया रहता है जिसके कारण वह सूजन के टाइप में उभार दिखाई देता है और वही हर्निया होता है। समझ गए। आगे चलिए। अब यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे दिया है, चारों टाइप्स का इंग्लिश दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको मैंने पहले बता दिया कि चारों हर्निया में से कोई एक हर्निया पर डिटेल से भी पूछ लेगा। तो यहाँ पे जैसे हाइटल हर्निया है, इसी को हाइटस हर्निया भी कहते हैं। ठीक है। यह चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पूछता है कि हाइटस हर्निया के बारे में बताएं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, अगर पूछे हाइटस हर्निया के बारे में चाइल्ड हेल्थ में तो आप यहीं से लिख दीजिएगा। समझ गए। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे तो हाइटस हर्निया है ना, अगर प्रकार पूछेगा तो ये पर्सनली नहीं पूछेगा। अगर पर्सनली कोई एक पूछेगा जैसे हाइटस हो गया, इंगुनल हो गया, अम्बिलिकल हो गया, ठीक है, कोई भी अगर पर्सनली पूछेगा तो पर्सनली डिफाइन करके और जो नीचे कारण लक्षण बताएंगे उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए, हाइटस हर्निया क्या है वो तो पढ़ा ही दिए कि पेरिटोनियन क्षेत्र यानी उदरीय गुहा का कोई भी अंग डायफ्राम को पार करते हुए ऊपर वक्षीय गुहा थोरेटिक कैविटी में प्रवेश कर जाए तो उसे हाइटस हर्निया कहते हैं, जैसे स्लाइडिंग और रोलिंग हर्निया। ठीक है। तो यहाँ पे तो बता ही दिए। अब इसके होने का, हर्निया होने के क्या क्या कारण होते हैं देख लीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाइटस हर्निया है, पेट का अंग जो है डायफ्राम को पार करते हुए इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। तो चूंकि कब होगा, ये क्या कारण हो सकता है, तो डायफ्राम मांसपेशी की कमजोरी। अब चूंकि ये जो हमारा डायफ्राम है यह पेट के अंग को इधर और छाती के अंग को उधर समीट के रखता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पावर होगा। अब जब ये डायफ्राम के कमजोरी हो जाएगा तो आसानी से पेट के अंग जो है इसको पार करके ऊपर चला जाएगा। तो पहला डायफ्राम मांसपेशी की कमजोरी। ठीक है। दूसरा है गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होता यह है कि चूंकि साइज बढ़ते रहता है यूट्रस का तो वह दबाव देता है, समझ गए, एब्डोमिनल जो उदरीय गुहा का जो अंग है उस पर दबाव देता है, वो दबाव देगा डायफ्राम पर और डायफ्राम जो है उस समय लचीला हो जाता है जो आसानी से अंग जो है थोरेटिक कैविटी में चला जाएगा। तो प्रेगनेंसी भी, मोटापा भी बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है।
अधिक आयु, अधिक एज में एक कारण हो सकता है। अधिक व्यायाम करना भी कारण हो सकता है। भारी वजन उठाना भी कारण हो सकता है। लगातार खांसी रहना भी कारण हो सकता है। अब जोर लगा के ज़्यादा खांसी होगा तो नहीं कहता कि अंतरी बाहर आ जाएगा, नहीं कहता है कि खांसते खांसते अंतरी बाहर कर लोगे क्या। तो नॉर्मली अंतरी बाहर करने का मतलब है कि आंत आ जाएगा ऊपर की तरफ, समझ गए। तो जब ऊपर आ जाएगा, कोई भी अंग अगर अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जाएगा तो हर्निया ही न कहेगा, वही चीज़ है। तो लगातार खांसी होना, कोई मस्कुलर डिजीज होना, पेट में चोट लगना, पूर्व में की गई कोई सर्जरी, गंभीर कुपोषण, तो यह सब नॉर्मली हाइटस हर्निया या एक हर्निया का कारण बनता है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। डायफ्राम मांसपेशी की कमजोरी होना, गर्भ अवस्था, मोटापा, अधिक आयु, अधिक कार्य व व्यायाम करना, भारी वजन उठाना, लगातार खांसते रहना, पेशी रोग होना, पेट में चोट लगना, पूर्व में की गई सर्जरी, गंभीर कुपोषण, ये सब जो है आपके कारण बनते हैं क्या चीज़ का, हर्निया का। ठीक है, सिम्टम्स की बात करेगा। अब मैंने आपको अभी बता दिया कि सिम्टम्स क्या क्या होगा। तो देखिए, हर्निया की जगह दर्द होता है। अब आपको अगर हर्निया देखना है, किसी को अगर हर्निया पहचानना है, तो हर्निया में होता यह है कि हर्निया में ज़्यादा दर्द नहीं करता है, समझ गए। बस जहाँ पे अगर उभार है उस जगह को आप प्रेस कीजिएगा तो दर्द करेगा। तो हर्निया वाले जगह पर दर्द करता है, समझ गए। अंग भाग का बाहर उभरना, प्रोट्रशन, ठीक है, प्रोट्रजन। तो जो अंग है जहाँ पे हर्निया आपको दिखता है सूजन है, तो नॉर्मली वह सूजन नहीं, वहाँ पे अंग जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, समझ गए। चलने फिरने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होगा। अब चूंकि यह एक हाइटस हर्निया है, तो हाइटस हर्निया है तो आपको सांस लेने में परेशानी ही होगा, क्योंकि डायफ्राम को पार कर दिया है, चला गया है छाती वाले एरिया में, जो कि पहले से वहाँ पे और सारी चीज़ मौजूद ही हैं, तो यह परेशानी करेगा सांस लेने में। उसके बाद है एपीप्रेस्टिक पेन। एपीप्रेस्टिक नहीं होता है, एपीगैस्ट्रिक होता है, यानी छाती के निचले हिस्से, पेट से ऊपर छाती के निचले हिस्से के बीच में दर्द करना, एपीगैस्ट्रिक पेन होता है। उल्टी होना, वोमिटिंग, भोजन निकलने में परेशानी होना, यह सब आपके जो है हो सकते हैं लक्षण। ओसोफेगस, आहार नाल में जलन होना, बेचैनी होना, बुखार आना। तो एक हाइटस हर्निया के मरीजों में ये सब लक्षण है। क्या क्या लक्षण है देख लीजिए। हर्निया के जगह दर्द होना, हर्निया वाले स्थान पर अंग का बाहर की तरफ उभार दिखना, चलने फिरने में समस्या, सांस लेने में परेशानी, एपीगैस्ट्रिक पेन, उल्टी होना, भोजन निगलने में परेशानी होना, ठीक है। ओसोफेगस में जलन होना, बेचैनी होना, बुखार आना, ये सब जो है आपके कारण होते हैं। कारण समझ गए, आगे चलिए। निदान की बात कहेगा तो आपके सामने निदान है। निदान में क्या है देख लीजिए। सबसे पहले शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, समझ गए। उसके बाद है एक्सरे करवा कर देखा जाता है, बायोप्सी का भी टेस्ट होता है। उसके बाद है सीटी स्कैन का टेस्ट किया जा सकता है, एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है, एमआरआई का टेस्ट किया जा सकता है, यूएसजी का टेस्ट किया जा सकता है। तो जितना टेस्ट जो होता है, स्कैनिंग वगैरह वगैरह, फिगर उगर वगैरह, सब टेस्ट जो है संभव है, सब टेस्ट करवा सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया आपका निदान। ओके, अब इसमें चूंकि इसमें एक होता है आपके सर्जिकल प्रबंध। देखिए, इसमें एक होता है, इसमें कोई दवाई वाई काम नहीं करता है कि दवाई खाइएगा तो वह अंग जो है अपने अंग से सही जगह पर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक बार अंग जो है अपने कैविटी को छोड़कर आपके किसी दूसरे जगह पर प्रवेश कर गया है, तो ऐसा नहीं है कि दवाई खाइएगा तो वह अंग जो है सही जगह पर चला जाएगा, नहीं, दवाई कोई काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में इसके लिए एकमात्र उपचार है सर्जरी। सर्जरी में भी दो तरह के सर्जरी होता है, ठीक है। एक तो होता है आपको मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया, ठीक है। एक होता है कि सर्जरी किया जाता है। इसमें सर्जरी द्वारा जो हर्निया हुआ हो रखा अंग है उसको वापस से अपने स्थान पर रीएडजस्ट कर दिया जाता है और फिर हर्निया की सिलाई कर दी जाती है। मानिए कि पेट में इतना दूर जो है उभार है, ठीक है, सूजन है हर्निया के कारण, तो जहाँ पे सूजन है उस वहाँ पे कट लगाकर जो वहाँ का ऑर्गेन है जो आ गया है किसी दूसरे जगह से, उसको उसके अपने स्थान पर जो पहले से स्थान है उस स्थान पर भेज दिया जाता है वापस। अब जब वो अपने स्थान पर चला जाएगा तो जो सूजन है, जो उभार है, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो है उससे हर्निया को सिलाई कर दी जाती है। यानी जो हर्निटेड अंग है उसको वापस अपने स्थान पर रीएडजस्ट कर दिया जाता है और हर्निया को सिल दिया जाता है। और इस सर्जरी को हम लोग हर्नियोरेफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्नियोरेफी कहते हैं। तो हर्निया के सर्जरी को हर्नियोरेफी कहते हैं, याद कर लीजिए। ओके, और एक होता है जो बेगर सर्जरी के किया जाता है, जिसको हम लोग मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया कहते हैं। जो विदाउट सर्जरी ठीक किया जाता है उसको मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया कहते हैं। मैनुअल रिडक्शन का मतलब होता है कि इसमें हल्के हाथों से दबाव के द्वारा जो हर्निया वाला अंग है उसको दबाकर हल्का हल्का
जो है उसे रीएडजस्ट कर दिया जाता है। अगर आपका हर्निया हल्का सा है, कम दिनों से है, तो आपको पहले मैनुअल जो है रिडक्शन किया जाता है, दबाव देकर जो हर्निटेड अंग है उसको अपने स्थान पर रीएडजस्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगर इससे हो जाता है रीएडजस्ट, मतलब जो अंग अपने जगह को छोड़कर हर्निया वाले जगह पर आ चुका है, तो वह अगर मैनुअल रिडक्शन से, अगर धीरे धीरे दबाव देने से, रीएडजस्ट करने से अगर हो जाए सही, तो फिर वह उसी से हो जाता है, फिर सर्जरी ना होता है। अगर बहुत दिनों से हर्निया है, बड़ा हर्निया बन चुका है वो, तो वहाँ पे फिर सर्जरी करके यानी हर्नियोरेफी करके सही किया जाता है। तो यह दो तरह के ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब चूंकि पेशेंट को सर्जरी हो रखा है, तो उसके लिए आपको सर्जरिकल देखभाल करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या करेंगे आपको खुद से लिखना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, वही है कि चूंकि हर्निया में दर्द होता है तो दर्द के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे, ट्रामाडोल, पैरासीटामोल। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो मॉर्फिन सल्फेट देंगे। अब चूंकि इसमें हर्निया में अगर पेट के आसपास हर्निया है, छाती वाला हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, तो इसमें गैस बनता है, तो गैस को कम करने के लिए एंटासिड देंगे, पेंटोपराजोल, रेनेटाइडिन। संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। तो यह टेम्पोररी मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट टेम्पोररी है। इसमें दवाई बस आपके लक्षणों से, जैसे दर्द से, गैस से निजात दिलाएगा, ये नहीं कि हर्निया को ठीक कर देगा। तो यह लक्षण के अगर कम करना है, आराम दिलाने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट है, तो मेडिकल सर्जिकल दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका प्रभावी उपचार जो है सर्जिकल है, समझ गए। और इसके बाद नर्सिंग देखभाल आपको खुद से लिखना है। तो एक हर्निया वाले पेशेंट का सर्जरी होगा, तो उसको आप देखभाल कैसे करेंगे आपको ये खुद से लिखना है। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। और सर्जरी को क्या कहते हैं ऊपर बता ही दिए। तो यहाँ पे आपका हर्निया हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको फिर से नहीं बुझा है कि नर्सिंग प्रबंध कैसे लिखना है, तो मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट दे दिया है, आप इसी को पढ़ लीजिए। लेकिन आप एक अगर अच्छे स्टूडेंट है, तो हर्निया को सर्जिकल प्रबंध जैसे आप लिखते हैं, पॉइंट बना बना के 4-5 पॉइंट सब में ढूंढिए और उसका मैनेजमेंट कीजिए, वैसे ही लिखिएगा, समझ गए। अगर ना समझ में आए तो यही 10 पॉइंट, 12 पॉइंट जितना हो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा चीज़ें हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है, एक बार पूछा गया है, तो इसको देख लीजिए। जैसे ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग कहते हैं, ग्वाइटर से क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्वाइटर घेंघा रोग से क्या समझते हैं। तो ग्वाइटर घेंघा रोग एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है, ठीक है, गला के पास सूजन हो जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आप पहले बहुत बच्चे से पढ़ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, समझ गए ना। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा गले के आसपास ही होता है। यही कारण है कि जो है हमारे गले के आसपास सूजन आ जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। वह आयोडीन की कमी के कारण होता है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश है, आप लोग देख लीजिए, ओके। अब इसके लक्षण, ग्वाइटर रोग का लक्षण क्या होगा, कारण पूछे तो कारण वही है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से, या पोषण में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न मिल पाना, समझ गए। आहार का संतुलित आहार न मिल पाना, समझ गए। नमक का बहुत कम यूज करना, ये सब कारण होगा, समझ गए ना। तो कारण आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, खुद से। और रही बात लक्षण की, तो चलिए लक्षण बताते हैं। अगर किसी को ग्वाइटर हो जाता है, घेंघा रोग, तो उसमें लक्षण में सबसे पहले, चूँकि उसके गर्दन के आगे वाला हिस्सा में सूजन रहता है, तो उसको निगलने में परेशानी होता है, वास्तव में उसे निगलने में परेशानी भी होता है। गले में सूजन दिखाई देगा, समझ गए। खांसी होता है वैसे पेशेंट में। आवाज़ उसका हॉर्सनेस हो जाता है, भारीपन हो जाता है। और सांस लेने में भी परेशानी होने लगता है, और गले में दबाव महसूस होने लगता है। तो चूंकि उसके सूजन है तो गले में दबाव, भारीपन लगेगा ही लगेगा, सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा, आवाज़ में भारीपन आ जाएगा। उसके बाद खांसी होने लगता है, गले में सूजन होने लगता है, निगलने में परेशानी होता है, समझ गए। तो ये सारा लक्षण जो है दिखाई एक ग्वाइटर वाले पेशेंट में, घेंघा रोग वाले पेशेंट में होता है, ओके। तो लक्षण बता दिए। अब रहा बात कि इसका निदान की बात करेगा, तो ग्वाइटर रोग के लिए बहुत सारे निदान होता है। उसमें सबसे पहला निदान, अगर मान गए ट्रीटमेंट, अगर दवाई चलाना है तो थायराइड का टेस्ट कराते हैं। थायराइड के टेस्ट में जो है आपको थायरोक्सिन वगैरह का टेस्ट होता है। टेस्ट निदान अगर लिखने के लिए पूछे, तो निदान में आप लोग लिखिएगा ब्लड जाँच, इतिहास लिया जाएगा, शारीरिक जाँच किया जाएगा, ब्लड में थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का, और देखा जाता है कि बॉडी में कितना ज़्यादा जो है थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड बन रहा है, क्योंकि वही आयोडीन को नियंत्रण भी करता है, समझ गए। तो ये तो हो गया आपका निदान, निदान में ये लिख दीजिएगा। अब आता है निदान के बाद उपचार। तो उपचार में मेडिकल प्रबंध पहले होता है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या लिखिएगा, थायराइड का अगर लो है तो उसके लिए थायराइड की गोलियां चलता है कंटिन्यू, जो कि खाली पेट सुबह में लिया जाता है, तो वो दवाइयाँ चलेगा। साथ में अगर कुछ और उपचार है, जैसे दर्द कर रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। चलिए, सप्लीमेंट में बढ़िया सा आयोडीन का जो है दवाई देंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब रही बात, इसके लिए आता है एक हमारा
अब यहाँ पे दे चुका है कि थायरैक्टोमी ऑपरेशन के बाद नर्सिंग की 6 मुख्य बातें लिखिए। अब माय डियर मैं बता दूं कि अगर किसी को घेघा रोग सही नहीं होता है, सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, परेशानी हो रहा है, तो उसको सर्जरी करके या थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, समझ गए। अब थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है जिसे हम लोग थायरोडेक्टोमी कहते हैं, थायरोडेक्टोमी कहते हैं, या थायराइड के और सर्जरी को थायरैक्टोमी कहते हैं। अब इस सर्जरी के होने के बाद नर्सिंग पॉइंट के 6 पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, कि नर्सिंग होने के बाद 6 मुख्य कौन कौन से बातें हैं। तो 6 मुख्य कौन कौन से बातें हैं, चलिए समझ लीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि थायरैक्टोमी होता क्या है। तो थायराइड ग्रंथि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से काटकर अलग कर देने की शल्य चिकित्सा को थायरैक्टोमी कहते हैं। अब देखिए थायराइड ग्लैंड जितना प्रभावित होगा, अगर हल्का प्रभावित होगा तो हल्का जो है उसको सर्जरी किया जाएगा, हटाया जाएगा। अगर थायराइड ग्लैंड पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है तो कंप्लीट हटा दिया जाएगा। तो पूर्ण या आंशिक रूप से सर्जरी के माध्यम से अलग कर देना ही थायरैक्टोमी कहलाता है। ओके, ये हो गया। थायरैक्टोमी के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमसे पूछा गया, उसको ध्यान में रखेंगे। तो थायरैक्टोमी के बाद सबसे पहले सर्जरी वाले दिन रोगी को एनपीओ रखते हैं, नल पील, समझ गए ना, मतलब मुंह से कोई भोजन नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आईवी फ्लूइड चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रदान करें। अब मुंह से कोई चीज़ नहीं देंगे तो उसको शरीर को एनर्जी चाहिए, पोषण चाहिए, तो आईवी फ्लूइड देते रहेंगे, समझ गए। चिकित्सक के निर्देशानुसार दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिक निरंतर देते रहेंगे। शरीर पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे, चूँकि उसको श्वसन में दिक्कत हो सकता है तो सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे। अधिक मात्रा में रक्तस्राव जीवन के लिए खतरा हो सकता है, इसके लिए ड्रेसिंग को निरंतर रूप से चेक करें व आवश्यकता होने पर ड्रेसिंग को बदले। अब होता यहाँ पे ये है कि सर्जरी हुआ है तो अगर ड्रेसिंग नहीं किया जाएगा तो हो सकता है ब्लडिंग हो सके, तो उसको निरंतर चेक करते रहना चाहिए और उससे जो है ड्रेसिंग करते रहना चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया की पहचान करें और चिकित्सक को तुरंत सूचित करें। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम सकता है, तो उस स्थिति में डॉक्टर को सूचित करें, समझ गए, क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट में कैल्शियम का भी अभाव देखा जाता है। रोगी को शिक्षा दे कि थायराइड ग्रंथि के हटाने के कारण अब T3 एवं T4 हार्मोन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके लिए प्रतिदिन लिवोथायरॉक्सिन प्रतिदिन खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लेनी चाहिए। अब देखिए होता है किसी को थायराइड की समस्या अगर हो जाता है तो नॉर्मली उसको थायराइड का गोली दिया जाता है जो खाली पेट प्रतिदिन लिया जाता है। तो मुख्य बात में यही होगा कि रोगी को थायराइड ग्रंथि हट चुका है तो उसके लिए रोगी को शिक्षा देंगे, ठीक है, पहला बात यही हो गया। उसके बाद बात यह है कि थायराइड ग्रंथि अगर हट चुका है तो अब उसे T3 और T4 हार्मोन नहीं बनेगा, तो ये रोगी को बता दें, समझ गए। और चूंकि अब उसे थायराइड ग्लैंड है नहीं या उतना काम करेगा नहीं, अगर सर्जरी हो रखा है तो प्रतिदिन बताएं कि आपको दवाई लेना पड़ेगा लिवोथायरॉक्सिन का खाली पेट, तो ये भी दवाई लेने के लिए कहें, समझ गए। और मरीज को अन्य जटिलता होने के लिए मरीज को सलाह दें कि समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें। तो ये सब मरीज को कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताना चाहिए सर्जरी के बाद, तो ये सारी चीज़ आपको बता देना है, ठीक है। आगे चलिए। अब यहाँ पे ऊपर हिंदी हो गया, नीचे यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे रखा है, तो आपसे एग्जाम में पूछे तो होता क्या है, लक्षण, सर्जरी क्या है और इसमें देखभाल कैसे करेंगे। तो देखभाल यहाँ पे सिर्फ बाद का ना है, बाद में भी बहुत शॉर्ट देखभाल बताए हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे चीज़ों का लक्षण वगैरह का भी नर्स को देखभाल करना पड़ता है। सर्जरी के साथ साथ अन्य लक्षणों का भी देखभाल करना पड़ता है, जो कि मैंने शॉर्ट लिखा है। आपको एग्जाम में कंप्लीट लिखना है, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, तीनों में आपको 10-10 पॉइंट आराम से लिखना है कि सर्जरी होने से पहले हम कैसे मरीज को तैयार करते हैं, सर्जरी होता रहता है उस दौरान हम क्या क्या असिस्ट करते हैं, और सर्जरी हो जाने के बाद क्या क्या देखभाल करते हैं, आपको एज ए नर्स समझना है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया हमारा, यह प्रश्न समाप्त। प्रश्न है बवासीर के ऊपर, हेमोरॉइड्स के ऊपर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जो है शुरू करते हैं। देखिए बवासीर हेमोरॉइड्स होता क्या है, तो देखिए मलाशय या गुदा की रक्त वाहिकाओं का बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाता है। देखिए बवासीर जो होता है ना, तो आपके मलाशय हो या फिर जो गुद्दा हो, समझ गए, एनल हो या फिर आपका रेक्टम हो, इसके जो रक्त वाहिका होता है ना, वह जो है एक मासा के रूप में जो है उसमें उभार आ जाता है। अब चूँकि देखिए होता कैसे है, अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, मतलब कब्ज का शिकार है, कब्ज बना रहता है। अब कब्ज बना रहेगा तो जो मल होगा, मल जब भी त्याग करने जाएंगे तो क्या होगा, कब्ज होगा, तो सही से मल त्याग होगा नहीं, कंप्लीट होगा नहीं, और ऐसे में आप जो है जोर लगाने का प्रयास करेंगे। अब जब ये चीज़ें कुछ लंबे समय तक चलते रहता है तो फिर वहाँ का जहाँ जो मल द्वार होता है या जो मलाशय होता है वहाँ प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से होता यह है कि वहाँ का जो
रक्त वाहिका जो ब्लड वेसल्स होता है वह क्या होता है, फूल जाता है, और फूलने से वह एक मासा के रूप में बन जाता है। अब ये जो चीज़ें होता है यह आंतरिक रूप से भी इसमें उभार आ सकता है मासा के रूप में, या फिर ये बाह्य रूप में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार से यह आपका होता है। तो चीज़ समझ गए कि बवासीर क्या होता है। बवासीर का सीधा मतलब है कि मलाशय या मल द्वार यानी गुद्दा की रक्त वाहिका या वहाँ का मांस जो है सूज जाना, फूल जाना ही जो है क्या कहलाता है, बवासीर कहलाता है। अब इसके होने के अनेक कारण हैं जिसको हम लोग चलिए देखेंगे। नॉर्मली यह 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना, 3 प्रकार के। पहला है एक्सटर्नल हेमोरॉइड। एक्सटर्नल हेमोरॉइड का मतलब है जो गुदीय छिद्र एंड एनल स्पिंक्टर से नीचे वाली रुधिर वाहिनियाँ प्रसारित एवं फूलती है तो यह बाहर से दिखाई देता है, इसीलिए इसे बाह्य बवासीर कहा जाता है, एक्सटर्नल पाइल्स। देखिए, एक्सटर्नल पाइल्स का मतलब है कि यह पाइल्स जो होगा किसी में तो यह बाहर से दिखेगा। इसमें जो है जो सूजन होगा वह बाहर की तरफ होगा, मल द्वार पर होगा। जहाँ पे मल द्वार पे होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहाँ के जो आपका ब्लड वेसल्स है वह जो है उसमें सूजन आ जाएगा, उसमें फूल जाएगा, और फूलने से वह क्या होगा, एक मांस के तरह मासा के रूप में निकल जाएगा और उससे ब्लीडिंग वगैरह होते रहता है। तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, यही जो है आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड बाह्य बवासीर कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए दूसरा देखिएगा, इंटरनल हेमोरॉइड है। इंटरनल हेमोरॉइड मतलब आंतरिक बवासीर। ठीक है, देखिए आंतरिक बवासीर जब एनल स्पिक्टर मतलब जो गुद्दा के जो छिद्र होता है उसके ऊपर या अंदर की ओर रुधिर वाहिकाएं बाहर प्रस्तरित एवं फूलती है तो इसे आंतरिक वह कहते हैं। इसे देखने के लिए प्रोटोस्कोपी की जाती है। देखिए जो आंतरिक बवासीर होता है ना, यह अंदर में होता है, यह बाहर से नहीं दिखता है, इसमें बाहर से कोई सूजन भी नहीं होता है, लेकिन अंदर जो है इसका जो मांस के रूप में अंदर होता है वहाँ से ब्लीडिंग आता है, और इससे देखने के लिए जो मलाशय का जांच किया जाता है प्रोटोस्कोपी से, उससे जो है इसको देखा जाता है। समझ गए। तो यह एनल स्पिंक्टर जो होता है वह एनल स्पिंक्टर से ऊपर होता है, जबकि जो बाह्य वाला होता है वह एनल स्पिंक्टर मतलब मल छिद्र गुदीय छिद्र के बाहर होता है यानी नीचे होता है। समझ गए। जबकि यह गुदरीय छिद्र के पीछे होता है यानी ऊपर होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए दोनों देख लिए। अब तीसरा यहाँ पे एक आता है प्रोलैप्स बवासीर। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि यह गुद्दा से होकर बाहर निकला हुआ बवासीर होता है। ठीक है, प्रोलैप्स बवासीर का मतलब है कि यह जो है पूर्णतः गुद्दा से निकला हुआ बाहर होगा। ठीक है ना, तो यह जो है आपका प्रोलैप्स बवासीर होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए अब इसको कारण कौन कौन सा होता है बवासीर होने का देख लीजिए। लंबे समय तक कब्ज रहना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना। अगर आप लंबे समय तक लगातार जो है बैठ रहे हैं या फिर खड़े रह रहे हैं तो इससे भी होता है। मल त्यागने में जोर लगाना। अब जब आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो जोर तो लगेगा ही मल त्यागने में। अत्यधिक मसालेदार भोजन, स्पाइसी फूड भी अगर ले रहे हैं तो इससे भी होता है। स्पाइसी फूड से कब्ज बनेगा और कब्ज से क्या होगा, वही चीज़ें होगा। मोटापा भी इसका कारण है। प्रेगनेंसी पीरियड में भी ये चीज़ें हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कम फाइबर डाइट ले रहे हैं तो इससे भी हो सकता है। कम फाइबर युक्त भोजन लेंगे तो कब्ज बनेगा। ठीक है ना। यकृत निवाहिक तंत्र रक्तदाब अधिक होना, पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब जो यकृत जो लीवर है उसके निवाहिक तंत्र में रक्तदाब अधिक हो जाना। ठीक है ना। गुद्दा एवं मलाशय का संक्रमण भी इसका कारण हो सकता है। एनल एंड रेक्टम इन्फेक्शन, कोलाइटिस इसका भी कारण हो सकता है। समझ गए ना, कोलोन का इन्फेक्शन। उसके बाद है मद्यपान एल्कोहलिज्म करने से भी हो सकता है, और लगातार डायरिया होने से भी यह जो है आपका मतलब हेमोरॉइड हो सकता है। समझ गए चीज़ को। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया। चलिए कारण हो गया। लक्षण देखिए, अब लक्षण होगा तो जाहिर सी बातें है कि आपका लंबे समय से कब्ज के कारण ही ये हो रहा है, तो कब्ज तो होगा ही होगा इसमें, तो कब्ज लक्षण होगा। ठीक है, मल त्याग करते समय ब्लीडिंग आएगा। समझ गए ना। जितने भी आपका मैं बता दूं हेमोरॉइड बवासीर वाले होते हैं तो उनको मल त्याग करते समय रक्तस्राव आता है। ठीक है, मल त्याग करते समय उनको बर्निंग जलन होता है, गुद्दा में उनको खुजली होता है, इचिंग होता है वहाँ पे। ठीक है,
और उसके बाद है गुद्दा में दर्द होता है, पेन भी होता है, इरिटेट भी करता है, समझ गए ना। तो ये तमाम तरीके की चीज़ जो है मल त्याग करने में परेशानियां आता है, ठीक है। गुद्दा के बाहर मस्सा होना, वही मैंने क्या बताया कि एनल के बाहर जो है मस्सा आ जाएगा, मतलब उभार आ जाएगा एक ट्यूमर जैसे। क्यों? क्योंकि वह जो है वहाँ जोर लगाने से या फिर जो है इन्फेक्शन वगैरह से वहाँ का जो वेसल्स होगा उसमें सूजन आ जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगा, जिससे वो मासा के रूप में हो जाता है, ठीक है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होगा, खून की कमी हो जाएगा, ब्लीडिंग लगातार अगर डेली होने लगेगा मल के साथ तो ब्लीडिंग का कमी होगा ही होगा, तो आपके एनीमिया, खून की कमी होगा ही तो एनीमिया भी हो सकता है। तो इतना सारा लक्षण जो है आपको दिखाई देता है, जिसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होगा, देख लीजिए। इतिवृत्ति, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, समझ गए, शारीरिक परीक्षण, मल का परीक्षण, स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है, खून की जांच, ब्लड एग्जामिनेशन और प्रोटोस्कोपी भी इसका एक हो सकता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, तो ये इतना जो है आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए, निदान में, डायग्नोसिस में। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रबंध में मैनेजमेंट में। देखिए, तो जैसे आप लोग देखे हैं कॉन्स्टिपेशन था, दर्द था, खुजली था, तो ये सब रोकने के लिए कुछ हम लोग मेडिकल चिकित्सा का उपयोग करेंगे, और हेमोरॉइड्स के लिए सर्जरी होता है, तो सर्जरी का भी हम लोग प्रबंध करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है कब्ज हेतु, कब्ज के उपचार के लिए क्या क्या करेंगे चिकित्सीय प्रबंध में, तो रेशेदार भोजन देंगे, ठीक है ना, पानी की मात्रा ज़्यादा देंगे, तरल की मात्रा, ठीक है। स्टूल को सॉफ्ट बनाने वाले, समझ गए, दवाइयाँ, मैग्नीशियम सल्फेट, डोकूसेट सोडियम, ये सब जो है मल को सॉफ्ट करता है, जिससे मल पर ज़्यादा जोर न लगे करने में, ठीक है। तो ये सब जो है कब्ज को उपचार हेतु, ओके। दूसरा जो चिकित्सीय उपचार है, दर्द और खुजली को कम करने के लिए शीत बाथ जो होता है, आप लोग जानते हैं ना, फर्स्ट ईयर में शीत बाथ के बारे में पढ़े हैं, उसमें जो है बैठाते हैं हेमोरॉइड वाले पेशेंट को। एनल एरिया में कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, समझ गए ना, दर्द से राहत देने के लिए। एनाल्जेसिक दवा देते हैं दर्द से लिए, ठीक है। एनेस्थेसिया जेली प्रोवाइड करते हैं, जिससे वहाँ पे जो है ईचिंग होने पर ईचिंग महसूस ना हो, क्योंकि एनेस्थेसिया जेली क्या करता है, वहाँ पे सुनपन लाता है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ समझ गए, दर्द और खुजली के लिए। तीसरा यहाँ पे देखिएगा, रोगी को सपोसिटरी दे, यह श्लेष्मीय स्राव, म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाकर फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा क्रमानुकुंचन को उद्दीपित करते हैं। सपोसिटरी देंगे यहाँ पे, समझ गए ना। सपोसिटरी क्या करता है कि यह जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है और म्यूकस में सिक्रेशन को बढ़ाता है, समझ गए। तो ये जो है आपका सपोसिटरी भी इसका उपचार होता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं चिकित्सीय प्रबंध में। आप लोग को ये याद रखना है कि मेडिकल चिकित्सीय उपचार में क्या क्या होता है, उसको हम लोग देख लिए हैं। कब्ज को दूर करेंगे, ठीक है, खुजली को, दर्द को दूर करेंगे, ठीक है, उसके बाद सपोसिटरीज देंगे। अब हम लोग आ रहे हैं सर्जिकल प्रबंध में। सर्जिकल प्रबंध क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, क्रायो सर्जरी, इसमें फूली हुई नसों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग के द्वारा नष्ट किया जाता है। देखिए, ये जो क्रायो सर्जरी होता है ना, इसमें कुछ ऐसे कोल्ड गैसेज मिले होते हैं, जो क्या किया जाता है, जिस भी स्थान पर सूजन ट्यूमर है उसको जो है यह क्या करता है कि आपको नष्ट करता है। मतलब जैसे यह इतना ज़्यादा फ्रीजिंग करता है कि वहाँ पे सुन ला देता है, ब्लड के जो है वहाँ पे गति को कम कर देता है, और जब ब्लड वहाँ पे पास नहीं करेगा तो धीरे धीरे नष्ट हो ही जाएगा। तो यह जो है क्रायो सर्जरी यही होता है, जिसमें फ्रीजिंग के द्वारा जो फूली हुई उभरी हुई नसें होता है उसको नष्ट किया जाता है, समझ गए। चलिए, उसके बाद है एस्क्लेरोथेरेपी। एस्क्लेरोथेरेपी क्या होता है, इसके अंतर्गत डिलाइटेड वेन में एस्क्लेरोटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है, जिससे पाइल सिकुड़ कर झड़ जाते हैं। देखिए, डिलाइटेड नस, जो क्षतिग्रस्त नस होता है या फिर जो उभरा हुआ जो नस है, उसमें क्या होता है कि एस्क्लेरोटिक ड्रग जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जो पाइल्स होता है, बवासीर, वह सिकुड़ कर और ख़त्म हो जाता है। तो यह एस्क्लेरोथेरेपी होता है, जिसमें डिलाइटेड वेन में एस्क्लेरोटिक ड्रग डाला जाता है, समझ गए। चलिए, तीसरा जो सर्जिकल होता है वो रबर बैंड लिगेशन होता है, जिसमें जो सूजन वाला पार्ट होता है उसके जड़ में एक जो है बैंड, मतलब रबर के समान एक बैंड लगा दिया जाता है। अब लगाने से जो वहाँ का रक्त प्रवाह होता है, वह रक्त प्रवाह क्या करता है कि वहाँ पे ये बैंड जो है कस कर उसमें बांध दिया जाता है, जिससे वो क्या करता है, रक्त प्रवाह को उस
मतलब जो बवासीर वाला एरिया है वहाँ पे रक्त प्रवाह को बंद कर देता है, जिससे जो है वह क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, सिकुड़ कर ख़त्म हो जाता है। तो यही आपका रबर बैंड लिगेशन होता है, जिसमें जो जैसे देखिए किसी को बवासीर है तो उसमें सूजन आएगा, तो वो सूजन के जड़ में बैंड लगा देते हैं कस कर, जिससे होता यह है कि नीचे से ब्लड जो है उसमें ना आता है और वह सिकुड़ कर झड़ जाता है, तो ही रबर बैंड लिगेशन होता है। समझ गए। चलिए लास्ट वाला जो होता है वो होता है हेमेरॉयडेक्टोमी। नाम से ही है यह हेमेरॉयडेक्टोमी। हेमेरोडेक्टेमी है, सर्जरी द्वारा पाइल्स को काट कर हटा दिया जाता है, और यही जो है हेमेरॉयडेक्टोमी होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के बारे में, पेप्टिक अल्सर क्या होता है इसका कंप्लीट चर्चा करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पेप्टिक अल्सर क्या होता है, यहाँ पे देखिए पेप्टिक अल्सर रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की परत, स्टोमक या फिर छोटी आंत के पहले भाग में दर्दनाक घाव या अल्सर विकसित हो जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार के होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ड्यूडेनल अल्सर होता है। समझ गए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेप्टिक अल्सर होता है ना, तो यह जो आंत का जो छोटी आंत का जो पहला वाला भाग होता है, जिसको हम लोग अग्रांत मतलब आंत के आगे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत के सबसे पहला भाग ड्यूडेनम ही ना होता है, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रहणी में छाला हो सकता है, घाव हो सकता है। ग्रहणी से लेकर यह अमाशय तक का जो लेयर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो है क्या हो जाएगा, आपके इन्फ्लामेशन, दर्द, सूजन कुछ भी हो सकता है, घाव हो सकता है उसमें। ठीक है ना, छाला पड़ सकता है, और यही पेप्टिक अल्सर होता है। चीज़ को समझ गए। पेप्टिक अल्सर क्या है, एक रोग है, एक ऐसा स्थिति है जिसमें पेट के परत से लेकर छोटी आंत के जो पहला भाग है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, उस पेट से लेकर ड्यूडेनम के भाग तक जो है गहरे रूप से जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है क्षतिग्रस्त होना, यानी उसमें दर्दनाक घाव और अल्सर विकसित होना ही जो है पेप्टिक अल्सर कहलाता है। समझ गए। चीज़ को समझ गए। चलिए यह दो प्रकार का होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ड्यूडेनल अल्सर होता है। ड्यूडेनल अल्सर होता है अगर ड्यूडेनम में छाला हो जाए, ड्यूडेनम में घाव हो जाए, जो कि छोटी आंत के सबसे प्रथम भाग होता है ड्यूडेनम, तो उसे जो हम लोग ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। समझ गए। गैस्ट्रिक अल्सर होता है जो अमाशय के म्यूकस मेम्ब्रेन में क्षतिग्रस्त होता है। अमाशय का पेट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होता है, परत जो होता है, उसमें जो है छाला होना गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए बाकी इस दोनों में हम लोग अंतर स्पष्ट में देख चुके हैं। गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों में जो है हम लोग अंतर इसका देख चुके हैं। ठीक है, और बाकी पेप्टिक अल्सर क्या हुआ, तो पेप्टिक अल्सर इस दोनों में ही होना ही जो है पेप्टिक अल्सर कहलाता है। समझ गए। चलिए चीज़ को समझ गए। कारण क्या हो सकता है देख लीजिए। कारण में आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, कौन सा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ओके। हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, आपके जो गैस्ट्रिक अमाशय जो जूस होता है, अम्ल जो होता है, उसके ज़्यादा सिक्रेशन स्राव होने से भी यह जो है अमाशय के लेयर को क्षतिग्रस्त करता है और वहाँ पे छाला उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। लंबा उपवास, अगर लॉन्ग टाइम से आप फास्टिंग है, खाली पेट रहेंगे तो ये हो सकता है। धूम्रपान से भी हो सकता है, एल्कोहल ड्रिंकिंग करने से भी हो सकता है, तंबाकू चबाना इसका मुख्य महत्वपूर्ण काम है। ठीक है ना, मतलब इसमें होता है, और गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। समझ गए। गैस्ट्राइटिस भी इसका कारण हो सकता है। उसके बाद क्रॉन डिजीज, ठीक है ना, क्रॉन भी इसका कारण हो सकता है। पैंक्रियाटिस भी इसका कारण हो सकता है कि पैंक्रियाज में जो है इन्फ्लामेशन होना पैंक्रियाटिस कहलाता है। समझ गए। एनसैड का अधिक उपयोग, एक्सेस यूज ऑफ एनसैड मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी, समझ गए ना, जो ड्रग होता है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, तो ये एनसैड दवाइयों का अधिक उपयोग करना। भावनात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस, इसका जो है भी जो है आपका ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर इससे हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर के कारण जान लिए क्या क्या कारण हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यही है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी HCl का अधिक स्रावन, लंबा उपवास, धूम्रपान, शराब पीना, तंबाकू चबाना, गैस्ट्राइटिस, क्रॉन डिजीज, पैंक्रियाइटिस, एनसैड का अधिक उपयोग, इमोशनल स्ट्रेस, ये सब कारण बनता है आपके इसके होने का, किसके, पेप्टिक अल्सर का। समझ गए। चलिए पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर। समझ गए। चलिए अब दूसरा है सिम्टम्स, इसमें लक्षण क्या क्या होता है देख लीजिए। लक्षण जो होता है, पेट में जलन होगा। जैसे ही आपके पेट के या ड्यूडेनम में छाला पड़ेगा तो पेट में तो जलन होगा ही होगा। ठीक है। पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, पेट के एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होगा। ठीक है ना, ऊपरी भाग में, पेट के जो ऊपरी भाग है और छाती से नीचे वाला जो भाग है उसमें जो है दर्द होगा।
उल्टी के जैसे मन होगा, जी मचलेगा, ठीक है, उल्टी भी हो सकता है, भूख नहीं लगेगा, इसमें निर्जलीकरण, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, कम वजन, वेट लॉस होगा, क्योंकि इसमें भोजन करने का मन करता ही नहीं है तो वजन तो कम करेगा ही करेगा। खून की उल्टी, हेमेटमेसिस होगा और मल में रक्त आना, मैलीला होगा, ठीक है। तो ये सब जो है पेशेंट का पेट में प्रॉब्लम से होता है, जिसको आसान से आप पहचान सकते हैं। पेट में जलन होना, ठीक है, पेट में ऊपरी भाग में दर्द होना, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन, उल्टी होना, जी मचलना, भूख नहीं लगना, निर्जलीकरण, वजन कम होना, खून की उल्टी होना, मल में रक्त आना। अब जो है यह उल्टी क्यों होगा, खून में उल्टी क्यों होगा या मल में क्यों आएगा? क्योंकि छाला पड़ जाता है, घाव होता है, तो वहाँ से तो ब्लडिंग होगा ही होगा ना। चलिए इस चीज़ को समझ गए। चलिए निदान, इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है देख लीजिए। हिस्ट्री टेकिंग ये सब में होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन सब में होगा, ब्लड एग्जामिनेशन सब में होगा, ठीक है। बैरियम एक्सरे, बैरियम एक्सरे क्या करता है कि ये जब एक्सरे करना होता है ना तो उसको बैरियम दिया जाता है पेशेंट को। अब ये बैरियम जो है क्या किया जाता है, शरीर के अंदर जाता है, तो जो एक्सरे वाले भाग होता है वहाँ पर बिल्कुल इसको साफ कर देता है, क्लीन करता है, ताकि स्पष्ट चीज़ें दिख सके। तो यह बैरियम एक्सरे होता है, ठीक है। गैस्ट्रोस्कोपी होता है, समझ गए, पेट के रीजन को देखने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी होता है। ब्लड सीरम जांच में विभिन्न जांच होता है, एच पाइलोरी टेस्ट होता है, ठीक है, WBC टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी होता है, एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी होता है, समझ गए। चलिए मल की जांच होती है, स्टूल एग्जामिनेशन होती है, तो ये सब जो है पेशेंट को किया जाता है, समझ गए चीज़ को। देख लीजिए क्या क्या होता है, एच पाइलोरी, WBC, एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी, मल की जांच, ये सब जो है आपके टेस्ट होता है, समझ गए। तो ये सब आप लोग देख लिए। चलिए जटिलता में क्या होता है देख लीजिए, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है। अगर किसी को ये ड्यूडेनम या पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आगे दिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सीवियर हेमरेज, तीव्र रक्तस्राव, अगर पेशेंट का यह घाव धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अंदर में तो वह ब्लीडिंग भी ज़्यादा होते जाएगा, ठीक है, तो तीव्र रक्तस्राव होगा, ठीक है। तीव्र अग्नाशय पदार्थ, सीवियर पैंक्रेटाइटिस, मतलब जो पैंक्रियाज है उसमें जो है तीव्र गति से जो है वह क्या होगा, क्षतिग्रस्त होते जाएगा, समझ गए। पेरिटोनियम में संक्रमण, पेरिटोनियम में संक्रमण होगा। गंभीर कुपोषण हो सकता है क्योंकि शरीर से ब्लड जा रहा है। पाइलोरिक भाग में अवरोध हो सकता है जिसे हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। चीज़ को समझ गए। जो पाइलोरिक भाग कौन सा होता है, जो पेट से क्या कर, पेट और ड्यूडेनम के रास्ते पर रहता है, कनेक्ट करके रखता है, एक वृत्ताकार मार्ग होता है, यही पाइलोरिक होता है। और उसमें जो है अगर किसी भी प्रकार के संकुचन, स्टेनोसिस हो जाएगा तो ड्यूडेनम में भोजन जाने ही नहीं देगा। ये भी चीज़ें आपको हो सकता है, समझ गए। तो ये जो जटिलता है आपको याद रखना है, क्योंकि जटिलता और लक्षण जो है आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है किसी 4-5 बीमारी के नाम देकर, ठीक है। तो जटिलता में क्या याद रखेंगे, सीवियर हेमरेज, तीव्र अग्नाशय पदार्थ, सीवियर पैंक्रेटाइटिस, पेरिटोनिटिस और गंभीर कुपोषण, पाइलोरिक भाग में अवरोध होना। चीज़ को समझ गए। चलिए चिकित्सीय प्रबंध में क्या क्या देखेंगे देख लीजिए। पहला प्रबंध में है चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध में एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जैसे एमॉक्सिसिलिन, उसके बाद है आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रिडाजोल, टेट्रामाइसिन, ओमेप्राजोल, यह जो है एंटी माइक्रोबियल यानी इसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहते हैं, समझ गए। एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रिडाजोल, टेट्रासाइक्लिक और ओमेप्राजोल, समझ गए चीज़ को। चलिए दूसरा यहाँ पे देखिएगा संदार है, एंटासिड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह एंटासिड गैस को जो है कम करने के लिए, HCl के सिक्रेशन को कम करने के लिए एंटासिड दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, यह दवा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को कम करती है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनेटाइडिन और सीमेटाइडिन। ये जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर के जो गैस्ट्रिक अम्ल जो होता है उसके सिक्रेशन को क्या करता है, कम करता है, यानी HCl को कम करता है, समझ गए। अमाशय से होने वाला जो अम्ल का सिक्रेशन होता है उसको कम करता है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनेटाइडिन, सीमेटाइडिन, समझ गए चीज़ को। चलिए चौथा देखिएगा म्यूकस प्रोटेक्टिव ड्रग, म्यूकोसल। अब जो हमारे पेट में जो म्यूकोस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मा जो झिल्ली है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उसमें घाव वगैरह ना हो तो उसे सुक्रेफ्लेट दिया जाता है। क्या चीज़, सुक्राफ्लेट दवाइयाँ दिया जाता है। क्या चीज़, सुक्रलफेट दवाइयाँ म्यूकोस प्रोटेक्टिव ड्रग होता है जो आपके आंत के म्यूकोसा को क्या करता है, आंत के म्यूकस झिल्ली को क्या करता है, श्लेष्मा झिल्ली को जो है रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, सुक्रलफेट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 5वां नंबर में देखिएगा ब्लीडिंग को रोकने हेतु दवाइयाँ सोमएस्टोटिन दिया जाता है एंड टर्नेक्सामाइड, समझ गए ना।
टरनेक्सामाइड एसिड दिया जाता है। समझ गए चीज़ को कि ब्लीडिंग अगर किसी को हो तो उससे रोकने के लिए जो है सोमाटोस्टेन, सोमाटोस्टाटिन और टरनेक्सामिक एसिड दिया जाता है। याद रखिएगा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए टरनेक्सामिक एसिड जो है दिया जाता है और सोमास्टाटिन दिया जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट छठा देखिएगा, एंटी एमेटिक दवाइयाँ। एंटी एमेटिक ड्रग, उल्टी को रोकने हेतु, चूँकि उल्टी भी इसमें लक्षण ऊपर दिखा रहा था, सभी दवाइयाँ चिकित्सक के अनुसार दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेडिकल चिकित्सक प्रबंध। अब हम लोग चलते हैं सर्जिकल प्रबंध की तरफ। देखिए अब इसमें जो है बहुत सारे सर्जरी होता है। समझ गए ना। जैसे पहला जो सर्जरी होता है भेगोटोमी होता है। भेगोटोमी सर्जरी में जो होता है कि भेगस तंत्रिका, भेगस नर्व को काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला होता है भेगोटोमी। भेगोटोमी में होता है कि भेगस नर्व को काट दिया जाता है। समझ गए। चलिए अब दूसरा जो है वो होता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी का मतलब है कि सर्जरी में जो पाइलोरिक एस्फिंक्टर होता है को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। ठीक है, पाइलोरोप्लास्टिक होता है जो मैंने पहले ही बताया कि यह पेट और ड्यूडेनम के बीच में जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, छिद्र होता है यह पाइलोरिक एस्फिंक्टर, जिसे जो है सर्जरी के द्वारा, पाइलोरोप्लास्टी के द्वारा हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखिएगा, गैस्ट्रिक रिसेक्शन। गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, इसमें अमाशय के एंट्रम वाले भाग को हटा दिया जाता है तथा शेष भाग ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। सीधा समझिए कि अमाशय का एंट्रम भाग मतलब अंतिम भाग को हटा दिया जाता है इस गैस्ट्रिक रिसेक्शन के द्वारा, और फिर जो बचा हुआ भाग है उसको ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका हो जाता है क्या चीज़, गैस्ट्रिक रिसेक्शन। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या होता है कि अमाशय के एंट्रम भाग मतलब अंतिम भाग को हटाकर शेष भाग को ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो होता है गैस्ट्रिक रिसेक्शन होता है। समझ गए। चौथा देखिएगा, बिल रोथ प्रक्रिया, बिल रोथ प्रोसीड्यूर होता है। यह भी एक सर्जिकल प्रोसेस है। समझ गए। दोनों बिल रोथ 1 और बिल रोथ 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, और एक टोटल गैस्ट्रोक्टोमी होता है। तो ये अलग है, बाकी बिल रोथ 1 और बिल रोथ 2 को समझिए। बिल रोथ 1 कहता है कि इसे गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी भी कहा जाता है। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए अंतर गैस्ट्रिक रिसेक्शन में अंतर ये था कि कुछ भाग के मतलब एंट्रम के कुछ ही भाग को हटाया जाता था। समझ गए। लेकिन बिल रोथ 1 में जो होता है एंट्रम, अमाशय के एंट्रम के साथ साथ उसके आसपास के दूरस्थ भाग को भी जो है हटाया जाता है और शेष जो बच जाता है उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह बिल रोथ 1 होता है। चीज़ें याद रखिएगा कि अमाशय के एंट्रम भाग के साथ दूरस्थ भाग को हटाना और बाद में ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर देना बिल रोथ 1 प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसे जो है हम लोग गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी भी कहते हैं। समझ गए। गैस्ट्रो मतलब पेट, ड्यूडेनो मतलब ड्यूडेनम और स्टोमी मतलब सर्जरी, मतलब पेट और ड्यूडेनम को जोड़ना ही जो है आपका बिल रोथ प्रक्रिया 1 कहलाता है। समझ गए। दूसरा है बिल रोथ प्रक्रिया 2 है। इसे जो है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को जेजुनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दूसरा भाग में जेजुनम से कनेक्ट किया जाता है, पहला भाग में ड्यूडेनम से कनेक्ट किया जाता है। और किससे कनेक्ट किया जाता है, तो अमाशय के एंट्रम के सहित जो दूरस्थ भाग होता है को हटाने के बाद जो है इससे किससे जोड़ा जाता है, अगर बिल रोथ 2 है तो जेजुनम से जोड़ा जाएगा, अगर बिल रोथ 1 है तो ड्यूडेनम से जोड़ा जाएगा। समझ गए। गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी पहला हो गया और बिल रोथ 2 जो हो गया वह गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी हो गया। समझ गए। चलिए छठा जो होता है आखिरी है, टोटल गैस्ट्रोस्टोमी होता है। इस सर्जरी के द्वारा पूरे अमाशय को ही हटा दिया जाता है और ओसोफेगस को जेजुनम से जोड़ दिया जाता है। यह सर्जरी पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामलों में किया जाता है। अगर पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामला है, समझ गए, ड्यूडेनम से लेकर पेट तक अगर अल्सर ग्रसित हो चुका है तो फिर उस कंडीशन में पेट के साथ साथ जो ड्यूडेनम होता है उसको संपूर्ण रूप से हटाकर और ऊपर जो एसोफेगस होता है इसको जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है और यही जो है टोटल गैस्ट्रोटोमी कहलाता है। समझ गए। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। चीज़ को समझ गए। तो यहाँ पे 6 सर्जरी आप लोग को याद रखना है। समझ गए। चलिए विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए ध्यान से।